दोस्तों जय हिंद। यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। आज हम लोगों का आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है वो है महारस। तो हम लोग आइए सीधे जुड़ते हैं क्लास से। और आज हम लोगों को एक नई टॉपिक के बारे में चर्चा करना है, जिसमें हम लोगों को महारस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब ये महारस जो है, ये रस शास्त्र और भैषज कल्पना में महारस का क्या महत्व है, इसका अर्थ क्या है, ये काम इसका क्या है, इन सभी चीज़ों का हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनेंगे एग्ज़ाम में। और आप लोगों को, अगर आपने अच्छी तरीके से इस पीडीएफ को देखा, इस वीडियो को देखा, तो आप लोगों को निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो आज आइए जुड़ते हैं एक बार पुनः इस चैप्टर से, जिसमें जो है यहाँ पर जो टॉपिक है महारस का अर्थ। तो ध्यान दीजिएगा, महारस के अर्थ में जो है कि महारस क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि महारस क्या है। तो जब हम इसके अर्थ पर आते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है महा का मतलब क्या होता है, देखिए, ये जिस शब्द के साथ लग जाता है महा, वो बड़ा हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, वो उत्तम हो जाता है। मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो पोटेंसी है, उस शब्द की पोटेंसी को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि महा का मतलब क्या हो गया, महान, श्रेष्ठ या उत्तम हो गया। और रस का मतलब रस द्रव्य से है, जिसमें विशेष खनिज पदार्थ आते हैं, जिनका प्रयोग हम औषधि के रूप में आयुर्वेद के अंतर्गत करते हैं। तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो श्रेष्ठ एवं अत्यंत महत्वपूर्ण रस द्रव्य को महारस कहा जाता है। किसको? श्रेष्ठ एवं अत्यंत महत्वपूर्ण रस द्रव्य को क्या कहा जाता है? महारस कहा जाता है। इन्हें महारस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पारद के संस्कार, शोधन, बंधन, जारण तथा श्रेष्ठ रसौषधियों के निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी माने गए हैं। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चूँकि महारस को क्या माना गया, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण रस द्रव्य को क्या कहा गया? महारस कहते हैं। तो महारस जो है, इसको इसलिए महारस कहा गया है क्योंकि ये पारद का संस्कार होता है, जो उसका शोधन होता है, जो उसका बंधन किया जाता है या उसका जारण किया जाता है, तथा जो श्रेष्ठ रस औषधियों के निर्माण में सबसे उपयोगी माने जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? महारस कहते हैं। तो शायद आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि आज हम लोग चर्चा किस चीज़ पर करने वाले हैं और क्या आप लोगों को इस समझ में आने वाला है। तो अब इसमें जैसे महारस की परिभाषा, अब महारस की परिभाषा जब हम इसको खोजते हैं तो देखते हैं कि जो श्रेष्ठ खनिज द्रव्य पारद के संस्कार में सहायक हो तथा जिनमें उत्तम रसौषधियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें महारस कहते हैं। जिनसे क्या बनाई जाती है? उत्तम रसौषधियाँ बनाई जाती हैं, उसे महारस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, क्या मिला आपको? श्रेष्ठ खनिज द्रव्य पारद के संस्कार में, मतलब ऐसे खनिज द्रव्य जो पारद के संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनसे जो उत्तम प्रकार की रसौषधियां बन जाती हैं, उसी को महारस कहते हैं। तो चूंकि हमने पारद के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था और पारद के बारे में, उसके संस्कार, उसका मारण, उसका जारण, इन सभी चीज़ों का पहले भी बातचीत किए थे, इस पर पहले भी हम लोगों ने इसका अध्ययन किया हुआ था। तो यहाँ पर चूंकि महारस की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि श्रेष्ठ खनिज द्रव्य जो है वो पारद के संस्कार में सहायक होते हैं तथा जिनसे उत्तम रसौषधियां बनाई जाती हैं, उन्हें महारस कहा जाता है। अब इसमें परीक्षा योग परिभाषा क्या है? रस शास्त्र में वर्णित हुए 8 प्रमुख खनिज द्रव्य जो पारद के शोधन, मारण, बंधन तथा औषध निर्माण में विशेष महत्व रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? महारस कहते हैं। किसमें? रस शास्त्र में वर्णित, मतलब जो हमारा रस शास्त्र बुक है उसमें जो वर्णित है, उसमें 8 प्रमुख खनिज द्रव्य हैं। कौन कौन से? वो हमने आप लोगों को इसके पिछले वाले चैप्टर में उन 8 खनिजों का विस्तृत चर्चा किया हुआ था। तो वो जो पारद के शोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो मारण में, बंधन में या औषध निर्माण में जो विशेष भूमिका निभाते हैं, उसी को महारस कहा जाता है। तो शायद आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि इसकी चर्चा किसमें किया गया है। ये रसशास्त्र में वर्णित है और किसमें? 8 प्रमुख खनिज द्रव्य जो क्या कहते हैं? पारद के शोधन, मारण, बंधन और औषध निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी को महारस कहा जाता है। महारस क्यों कहलाते हैं? इस बात को ध्यान दीजिएगा। महारस क्यों कहलाते हैं? महारस शब्द में महा का अर्थ है महान, श्रेष्ठ, प्रमुख,
और रस का अर्थ है रस द्रव्य, विशेष खनिज पदार्थ। इसलिए जिन रस द्रव्यों का महत्व अन्य खनिजों की अपेक्षा अधिक माना गया है उन्हें महारस कहा जाता है। इस बात को और गहराई से समझने का प्रयास करिएगा कि इसको महारस क्यों कहा जाता है। महारस इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाशब्द का जो अर्थ होता है वो उसकी महानता से, उसकी श्रेष्ठता से, उसकी प्रमुखता से लिया जाता है, और रस का अर्थ जो है वो जो रस द्रव्य होते हैं मतलब विशेष खनिज पदार्थों से जो मिला करके बनाए जाते हैं। इसलिए जिन रस द्रव्यों का महत्व अन्य खनिजों की अपेक्षा अधिक माना जाता है उसे महारस कहा जाता है। आचार्यों ने इसे महारस इसलिए कहा है क्योंकि इसका महत्व केवल औषधि के रूप में नहीं है। आचार्यों ने इसे क्या कहा? आचार्यों ने इसे महारस क्यों कहा? क्योंकि इसका महत्व केवल औषधि के रूप में नहीं है बल्कि पारद के संस्कार, रस औषधि के निर्माण तथा रसायन चिकित्सा में भी इसका अत्यधिक महत्व है। इसलिए इसको हमारे जो आचार्य थे, जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे क्या कहते हैं आज वेदाचार्य थे, उन लोगों ने इसको केवल औषधि तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसको क्या किया, इसको पारद के संस्कार, उससे जो जिन रस औषधियों का निर्माण होता है उसका, तथा क्या कहते हैं रसायन चिकित्सा में जो इसका प्रयोग होता है, इन सभी चीज़ों का क्या कहते हैं विस्तृत वर्णन इसमें किया गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं रस औषधि मानते हैं, मतलब महारस मानते हैं इसको। ये UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जिसमें हम आप लोगों को क्या कहते हैं वीडियो क्लास, 10,000 MCQs PDF, क्लास PDF, डेली क्विज और समस्त जितने भी सपोर्टिंग मटेरियल्स हो सकते हैं वो समस्त चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको क्विज़ का भी PDF मिलेगा, क्या कहते हैं क्लास का भी PDF मिलेगा, डेली क्विज भी वहाँ पर कराया जाता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी आप लोगों को। और क्या कहते हैं आप मात्र 999 रुपया लगा करके, जमा करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस क्लास का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और अत्यधिक जानकारी करने के लिए हमारे नंबर 9026 92 73 15 पर आप जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार पुनः आप लोगों को ले चलते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज। क्या है ये खनिज है, इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस पर ध्यान लगा लीजिएगा। महारस वर्ग के सभी द्रव्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले खनिज होते हैं। मतलब महारस वर्ग में जितने भी प्रकार के द्रव्य प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं, वो खनिज के अंतर्गत आते हैं। ये साधारण पत्थर या मिट्टी नहीं बल्कि ऐसे विशेष खनिज हैं जिसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। मतलब इसको चूँकि ज़मीन से खोद करके तमाम चीज़ें निकाली जाती हैं तो उसमें धूल, मिट्टी, कंकर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मिट्टी, कंकर, पत्थर या धूल नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के खनिज होते हैं जो औषधीय गुणों से भरे हुए होते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को किस में रखा जाता है? महारस वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि इन्हीं से जो है वो औषधियों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभ्रक जो है ये रसायन एवं बलवर्धक होता है। अब दूसरा है शिलाजीत, आपका ये प्रमेह, कमजोरी एवं रसायन के रूप में काम करता है। अगला है माक्षिक, ये रक्तवर्धक एवं अग्निदीपक का काम करता है। अगला है रसक, ये रसक माने रसक का मतलब हो गया यहाँ पर यशत, जस्ता जिसको कहते हैं, ये भस्म बनाने में उपयोगी होता है। तो आप लोगों को बताएं कि जो अभ्रक भस्म बनता है या अभ्रक से जो औषधियाँ बनती हैं वो औषधियाँ रसायन के रूप में काम करती हैं और शरीर को बल प्रदान करती हैं, शरीर को ताकत प्रदान, मतलब ये बल वर्धक रसायन तैयार करती हैं और शरीर को काफ़ी लाभ पहुंचाती हैं। दूसरा आपका शिलाजीत है, ये प्रमेह में काम करता है, कमजोरी और रसायन को तैयार करती हैं आपके शरीर में जाकर के। मतलब ऐसे लोगों को जिनको शारीरिक कमजोरी होती है, जिनको क्या कहते हैं पौरुष की कमजोरी होती है, ऐसे लोगों को शिलाजीत जो है वो उनके प्रमेह को दूर करने में, उनके शारीरिक या पौरुष वाली कमजोरियों को दूर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला है माक्षिक आपका, ये माक्षिक क्या कहते हैं? ये आपके रक्त को बढ़ाता है आपके शरीर में जाकर के और आपके अग्नि को दीप्त करता है। मतलब आपका जो क्या कहते हैं जठराग्नि है, आपका जो पाचन है, उसको क्या कहते हैं उसकी आग को और तीव्र करता, मतलब भोजन आपका अच्छी तरीके से पचे और आपके शरीर में अच्छी तरीके से लगे। अगला है यशक जो है, यशक इसको जस्ता बोलते हैं। ये भस्म बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत उपयोगी होता है और ये जो है तमाम बीमारियों में काम करता है। तो ये जो है ये जो आपके उदाहरण है, ये किसके उदाहरण हैं? ये आपके खनिजों के
उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं? ये मिनरल्स के उदाहरण हैं, जो द्रव्य प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। तो जब ये प्राप्त होते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, धूल, मिट्टी, कंकर, पत्थर, ये सब मिले हो सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में कंकर, पत्थर, धूल या मिट्टी नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? वो प्राकृतिक रूप से द्रव्य हैं, और ये क्या करते हैं, ये अन्य चीज़ों में हमारे शरीर में काम करते हैं और हमारे शरीर की श्रेष्ठता को बरकरार रखते हैं। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें श्रेष्ठ अर्थात महारस कहा गया है। मतलब यही बात है कि ये सब महारस के अंतर्गत आते हैं, इनको महारस के अंतर्गत रखा गया है। महारस का प्रमुख श्लोक क्या है? अब जब हम रसशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्न समुच्चय में महारस का वर्णन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको मिलता है अभ्रकम, वैक्रांतम, माक्षिकम, विमलम तथा शिलाजतु सयस्कम, चयो चपलम, रसकम तथा। कहने का मतलब ये हो गया, ये श्लोक जो है इसमें इन 8 द्रव्यों को महारस के अंतर्गत रखा गया है। कौन कौन सा? जिसमें पहले नंबर पर आपका अभ्रक आता है, दूसरे नंबर पर आपका वैक्रांत आता है, तीसरे नंबर पर आपका माक्षिक आता है, चौथे नंबर पर आपका विमल आता है, पाँचवें नंबर पर शिलाजीत आता है, छठे पर आपका सयस्क आता है, सातवें पर आपका चपल आता है और 8वें नंबर पर आपका रसक आता है। ये जो 8 हैं, ये जो 8 द्रव्य हैं, ये जो 8 द्रव्य हैं आपके, ये क्या है? प्राकृतिक रूप से मिट्टी से, पृथ्वी से निकाले जाते हैं और ये इनसे रस औषधियाँ बनती हैं, इनसे औषधियाँ बनती हैं और ये शरीर के विभिन्न बीमारियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इस श्लोक की व्याख्या देख लीजिएगा। इस श्लोक में आचार्य ने केवल महारस वर्ग के द्रव्यों की सूची दी है। इन सभी द्रव्यों की विशेषताओं को देखिएगा, जैसे उसमें 8 द्रव्य दिए हुए हैं और उनकी विशेषता को देख लीजिएगा। ये सब क्या हैं? ये सभी खनिज पदार्थ हैं। मतलब ये क्या हैं? मिनरल्स हैं। एकदम समझ लीजिए, ये मिनरल्स हैं और कुछ नहीं है। मतलब इसको ये समझ लीजिए कि ये मिनरल्स हैं जो पृथ्वी की मिट्टी, पृथ्वी की परपटी, पृथ्वी की मिट्टी से खोद करके निकाले जाते हैं। अगला, पारद के साथ क्रिया करते हैं। दूसरी चीज क्या है इनकी विशेषता? ये पारे के साथ क्या करते हैं? ये क्रिया कर लेते हैं, मतलब उसमें मिल जाते हैं। अगला, शोधन के बाद औषधि बन जाते हैं, बनते हैं। क्या बनते हैं? औषधि बन जाते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जब इनका शोधन किया जाता है तब ये औषधि की तरीके से अपना व्यवहार करने लगते हैं। अनेक रस योगों में इनका प्रयोग होता है। हाँ, अन्य चीज़ों में मिला करके भी इनका प्रयोग होता है। रसायन रेजुविनेटिव गुण रखते हैं। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये जो खनिज हैं जब इनका शोधन कर लिया जाता है, जब इनका चाहे मारण कर लिया जाए, शोधन कर लिया जाए, जारण कर लिया जाए, मतलब जब इनको हम रसौषधि के रूप में बनाएंगे तो ये जो रसायन छोड़ते हैं ना, वो उसमें जो है उसमें रसायन का गुण होता, मतलब रेजुविनेटिव पावर होता है, जो शरीर को विभिन्न प्रकार की रोगों व्याधियों से मुक्ति देने का काम करता है। ये महत्वपूर्ण है। अगला, महारस के 8 द्रव्य देखिएगा। तो महारस के 8 द्रव्यों में आपका पहला नंबर अभ्रक, इसका आधुनिक परिचय इसको माइका बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आपका वैक्रांत आता है, जिसको टर्मेलिन माने टर्मेलिन बोला जाता है, लेकिन इस पर मतभेद भी संभव हो सकता है। मतलब कुछ लोग इसको दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्रांत को टर्मेलाइन बोल दिया गया एक बार तो यही होगा, हो सकता है इसमें कुछ विद्वानों का मतभेद भी हो। तीसरा है माक्षिक। अब ये माक्षिक होता है, ये कापर और आयरन का पायराइट, कापर आयरन पायराइट होता है। मतलब कापर आयरन के क्या होते हैं? अयस्क होते हैं, जो है इसको माक्षिक बोलते हैं। अगला है विमल। विमल को आयरन पायराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन पायराइट का मतलब ये लौह अयस्क होते हैं। अगला शिलाजीत आपका है, ये मिनरल पिच होता है। क्या बोलते हैं इसको? मिनरल पिच बोलते हैं। अगला है ये सयस्क, आपका कॉपर सल्फेट को सस्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्यक बोलते हैं इसको। ये कॉपर सल्फेट का आपका क्या कहते हैं? सब्सटेंस होता है। अगला है चपल। चपल ये मतभेद युक्त खनिज है, इसको अन्य अन्य नामों से पुकारा जाता है। अगला रसक है आपका, ये जिंक और, मतलब ये जिंक के अयस्क हैं, जिसको कैलेमाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 8 आप लोगों के सामने हैं, इनका जो क्या कहते हैं, जो जिन नामों से हम जानते हैं, जैसे अभ्रक है, इसको अंग्रेजी में माइका कहते हैं, आधुनिक परिचय इसको माइका के रूप में जाना जाता है। वैक्रांत को टर्मेलाइन या मतभेद भी है, इसको अन्य नामों से भी पुकारा जाता होगा। अगला माक्षिक है, जिसको कापर आयरन पायराइट के रूप में जाना जाता है। अगला विमल है, जिसको आयरन पायराइट के रूप में जाना जाता है। शिलाजीत है, इसको मिनरल पिच के नाम से जाना जाता है। सस्यक है, इसको कापर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। अगला चपल है, इसको मतभेद युक्त खनिज कहते हैं, क्योंकि इसको अन्य नामों से भी, अन्य रसायन शास्त्रों में अलग अलग नामों से इसको वर्णित है। अगला रसक है, जिसको जिंक और या कैलामाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो
क्या कहते हैं महारस के 8 द्रव्य हैं वो कौन कौन से हैं और उनका नाम और उनका वर्तमान परिचय जो है वो कौन कौन सा है, ये आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब आते हैं महारस क्यों महत्वपूर्ण है। तो महारस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए कोई किसी चीज़ का महत्व तब बढ़ता है, किसी चीज़ का महत्व तब बढ़ता है बच्चों जब उसका उपयोग, मतलब जब उसका उपयोग बढ़ जाए, जब उसके उपयोग की क्वालिटी बढ़ जाए, जब वो उपयोग के लिए बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं तत्पर हो जाए, तो उससे जो लाभ प्राप्त होता है वही उसके महत्व को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर महारस जो आप लोगों को हेडिंग है महारस क्यों महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा आप लोग, क्योंकि इनका उपयोग किस में होता है, ये पारद के शोधन में उपयोग होता है, दूसरा पारद के बंधन में उपयोग होता है, तीसरा जारण में इसका प्रयोग किया जाता है, चौथा मारण में इसका प्रयोग किया जाता है, पांचवा भस्म के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है और छठवां रस औषधियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये पारद के शोधन, उसके बंधन, जारण, मारण, भस्म निर्माण और औषधि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है, ये महत्वपूर्ण होता है। अब महारस की विशेषताओं को आप लोग देखिएगा। खनिज वर्ग के द्रव्य, तो खनिज वर्ग के द्रव्य आप देखिए, महारस की विशेषता ये खनिज वर्ग के द्रव्य होते हैं। मतलब हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये मिनरल्स होते हैं जो कहाँ से मिलते हैं, जो प्राकृतिक अवस्था में कहाँ मिलते हैं, प्राकृतिक अवस्था में पृथ्वी से मिलते हैं, मतलब उसके अंदर रहते हैं और खोद करके इसको निकाला जाता है। तो जिस समय निकाला जाता है उस समय इसमें विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं अशुद्धियाँ भी होती हैं, लेकिन उन सभी का क्या कहते हैं शोधन, क्या कहते हैं शोधन करके उनको शुद्ध कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उनका उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में। 8 प्रमुख द्रव्य हैं, ये क्या हैं? खनिज वर्ग के द्रव्य हैं। दूसरा 8 प्रमुख द्रव्य हैं। तीसरा पारद के मित्र द्रव्य हैं। पारद के मित्र द्रव्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पारद के साथ मिल जाते हैं। अगर ये पारद के साथ न मिलते तो शायद औषधियाँ न बन पाती, क्योंकि उससे मिल जाते हैं इसलिए इसको पारद के मित्र द्रव्य के नाम से जाना जाता है। अगला रस औषधियों के निर्माण में उपयोगी, मतलब जो रस औषधियाँ बनती हैं उसके निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बहुत उपयोगी होता है। अगला शोधन के बाद ही औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसके बाद? शोधन के बाद ये किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं? ये औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कई द्रव्य रसायन गुण वाले होते हैं। क्या मतलब? इसमें जो कई द्रव्य होते हैं वो रसायन के गुण रखते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले जो मुख्य तथ्य हैं इसमें, महारस की संख्या कितनी होती है? तो महारस की संख्या हमेशा 8 ही जानिएगा, इससे न कम होएगा न ज़्यादा होएगा, इसलिए 8 जानिएगा। अगला ग्रंथ है तो रस रत्न समुच्चय सहित अन्य रस शास्त्रीय ग्रंथ, मतलब इनका वर्णन आप लोगों को रस रत्न समुच्चय सहित अन्य रस शास्त्रीय ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही किताब में मिलेगा। मुख्य उपयोग इनका क्या है? तो मुख्य उपयोग जब इनका आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये पारद संस्कार एवं रस औषधि निर्माण में इनका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। किसमें? पारद का संस्कार करने में और रस औषध निर्माण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला सबसे प्रसिद्ध महारस कौन सा है? अभ्रक और शिलाजीत है। कौन सा है? अभ्रक और शिलाजीत है। इस बात को आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभ्रक जो है अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो है अभ्रक, जिसका आधुनिक नाम माइका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये पारद के साथ मिलकर के बहुत अच्छा क्या कहते हैं औषधि बनाता है और बहुत अच्छी तरीके से शरीर की व्याधियों को दूर करने का काम करता है। महारस वे 8 प्रमुख खनिज द्रव्य हैं जो पारद के शोधन, बंधन, मारण एवं श्रेष्ठ रस औषधियों के निर्माण में विशेष महत्व रखते हैं। हमने आप लोगों को ऊपर भी बताया, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि महारस वे 8 प्रमुख खनिज द्रव्य हैं। महारस क्या है? 8 प्रमुख खनिज द्रव्यों का समझ लीजिए एक पूरा क्या कहते हैं समुच्चय है, जो पारद के शोधन, उसके बंधन, मारण एवं श्रेष्ठ रस औषधियों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के क्या कहते हैं अध्ययन की दृष्टि से। महारस के 8 प्रमुख खनिज द्रव्य का अध्ययन, अब जैसे पहला है अभ्रक। अब इसका अध्ययन हम लोगों को करना है। तो अभ्रक जो है, अभ्रक महारस वर्ग का प्रथम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज द्रव्य है। देखिएगा ये जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, इसमें 2-3 शब्दों को पकड़िए। पहला तो आप पकड़िए अभ्रक। अभ्रक क्या है? ये महारस वर्ग का प्रथम क्या कहते हैं प्रथम, ये महारस द्रव्य का ये सबसे प्रथम और प्रथम खनिज द्रव्य है। क्या है? प्रथम खनिज द्रव्य है। ये प्रथम खनिज द्रव्य का मतलब क्या है कि जो
8 क्या कहते हैं 8 खनिजों की सूची अभी आप लोगों को हमने बताया, उसमें ये पहले नंबर पर आता है और ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे विशिष्ट है और ये क्या सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। यह एक प्राकृतिक सिलिकेट खनिज है। ये क्या है? ये प्राकृतिक रूप से सिलिकेट खनिज होता है जो पतली पतली चमकीली परतों के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? पतली पतली चमकीली परतों के रूप में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे बहुत पतली चादरों में अलग किया जा सकता है। मतलब जैसे क्या कहते हैं, हम लोग वो चांदी का वर्क मिठाई में लगा करके खाते हैं, आप लोग इसका प्रयोग किए होंगे। उसी तरीके से ये जो आपका अभ्रक है, इसको बहुत पतली पतली चादरों में अलग किया जा सकता है। दूसरा क्या है? रसशास्त्र में अभ्रक को श्रेष्ठ रसायन द्रव्य माना गया है। क्या माना गया है? श्रेष्ठ रसायन द्रव्य माना गया है। शोधन और मारण के बाद इससे अभ्रक भस्म बनाई जाती है। जब इसका हम शोधन और मतलब जब इसका शोधन और क्या कर दिया जाएगा और मारण कर दिया जाता है, तो इसके बाद अभ्रक भस्म बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अभ्रक भस्म बनाया जाता है, जो अनेक रोगों में प्रयुक्त होता है। तो शायद आप लोगों ने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि जो अभ्रक है ये महारस वर्ग का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज द्रव्य होता है। ये प्रथम क्या कहते हैं खनिज द्रव्य है जो सबसे ऊपर की सूची में होता है और ये प्राकृतिक रूप से सिलिकेट के रूप में, सिलिकेट खनिज के रूप में पाया जाता है, जो बहुत पतली पतली चादरों में चादरों के तह में बना हुआ होता है। और इसकी विशेषता सबसे ज़्यादा ये है कि ये इनको पतली चादरों से अलग किया, पतली चादरों में अलग किया जा सकता है। और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि इनसे श्रेष्ठ रसायन का निर्माण किया जाता है, श्रेष्ठ रसायन द्रव्य माना जाता है इनको। और इनका मारण और क्या कहते हैं शोधन, इनका शोधन और मारण करने के बाद अभ्रक भस्म बनाया जाता है, जिनसे तमाम प्रकार के रोगों को दूर करने का काम किया जाता है। मतलब शरीर में जितने प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, तो रोग के हिसाब से इनकी पोटेंसी को बढ़ा करके और इनको रोगी को दिया जाता है ताकि उसको लाभ पहुंचे। अगला है अभ्रक शब्द का अर्थ। अभ्र का अर्थ होता है बादल, क्लाउड। अभ्रक की चमक और रंग बादलों की भांति दिखाई देने के कारण इसका नाम अभ्रक पड़ा। देखिएगा, ये आप लोगों के भी दिमाग में प्रश्न आता होगा कि इसको अभ्रक क्यों कहा गया। तो अभ्रक इसीलिए कहा गया क्योंकि इसका जो रंग है वो कैसा है, वो बादल की तरीके से, रंग इसका कैसा है, बादल की तरीके से। मतलब अभ्र शब्द का अर्थ होता है बादल, तो ये बादल की तरीके से दिखाई देता है और बादल की तरीके से दिखाई देने के कारण इसका नाम अभ्रक पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? अभ्रक पड़ा। तो अगर जैसे मान लीजिए आपको ये प्रश्न आ ही जाए कि इस अभ्रक इसका नाम क्यों पड़ा, तो चूंकि ये कैसा दिखाई पड़ता है, ये बादल की तरीके से दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम अभ्र से अभ्रक पड़ा। तो अभ्रक के पर्यायवाची आप देख लीजिएगा, आयुर्वेदिक ग्रंथों में अभ्रक के अनेक नाम मिलते हैं। देखिए भैया, जैसे ना हम लोग जैसे आप लोग एक किताब पढ़ करके और विशेषज्ञ बने हुए टहलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ता है और बहुत सारे ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है तब एक क्लास पढ़ा मिलता है। तो आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में अभ्रक के विविध नाम मिलते हैं। जैसे अभ्रक, कहीं कहीं अभ्रक मिलेगा, कहीं कहीं अभ्रही मिल जाएगा, कहीं कहीं गगनोपल मिलेगा, कहीं कहीं गगन मिलेगा, कहीं व्योम मिलेगा, कहीं अंबर मिलेगा, कहीं कहीं मेघपत्र मिलेगा, कहीं कहीं गिरिज मिलेगा, किसी में धरणी धरज लिखा हुआ है और कहीं बहुपत्र माने अनेक परतों वाला। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, चूंकि अभी उपरोक्त में हमने बताया कि अभ्र का मतलब क्या होता है, बादल होता है। अब इसमें देखिएगा, अभ्रक हो गया, अभ्र हो गया, गगनोपल, गगनोपल माने गगन से संबंधित, मतलब वही बादल से संबंधित, गगन का मतलब भी बादल से संबंधित, व्योम का मतलब भी वही, अंबर का मतलब भी वही, मेघपत्र का मतलब भी वही, गिरिज का मतलब भी वही, धरणी धरज का मतलब भी वही, बहुपत्र मतलब बहुत परतों वाला होता है। तो इसको जो है विविध क्या कहते हैं रसायन की बुकों में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। मतलब ये इसकी पर्यायवाची है, इनमें से किसी भी नाम को लेकर के हम अभ्रक का बोध करा सकते हैं, ये जो हमको देखने को मिलता है। और नोट इसमें विभिन्न देख लीजिएगा, एक शब्द यहाँ पर निघंटू आया हुआ है बच्चों। तो निघंटू शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, जो क्या कहते हैं तमाम किताबें लिखी गई हैं। जैसे क्या कहते हैं, जब आप गांव की भाषा में जाएंगे, मतलब ये क्या कहते हैं गांव की भाषा में जा करके जब किसी रसायन के बारे, मतलब किसी औषधि के बारे में जो जानकारियां प्राप्त की जाती हैं गांव स्तर के लोगों से, और उसके बाद जो टीकाएं लिखी जाती हैं उसको निघंटू बोलते हैं। ये रस ग्रंथों में
पर्यायों में थोड़ा अंतर मिल सकता है। कहाँ? इस रस ग्रंथों में पर्यायों में थोड़ा अंतर मिल सकता है, लेकिन विभिन्न निघंटुओं में और रस ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन है और इन विविध नामों का वर्णन है, जिसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है अभ्रक को। अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और वैज्ञानिक नाम, संस्कृत में इसको अभ्रक बोलते हैं, हिंदी में भी अभ्रक बोलते हैं, अंग्रेजी में माइका बोलते हैं, और इसका वैज्ञानिक वर्ग जो नाम है वो सिलिकेट मिनरल्स के रूप में जाना जाता है। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसका अंग्रेजी और वैज्ञानिक नाम बिल्कुल याद रखिएगा। हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभ्रक का अंग्रेजी नाम क्या है, अभ्रक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सिलिकेट मिनरल्स इसका वैज्ञानिक नाम है और माइका इसका क्या कहते हैं, अंग्रेजी नाम है। ये आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? अब भारत में अभ्रक प्रमुख मुख्य रूप से ये झारखंड का क्षेत्र है, बिहार में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और तेलंगाना में पाया जाता है। ये 4-5 राज्य जो हैं ये यहाँ पर अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिनका हम खनिजों के रूप में प्राप्त होता है, जिनका हम महारस औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं। अभ्रक का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसका रासायनिक संगठन जब देखेंगे, केमिकल कंपोजिशन, तो हमको दिखाई पड़ता है इसमें सिलिका है, इसमें एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, मतलब इतने चीज़ों का क्या है, एक कंपाउंड होता है ये, जिसमें सिलिका भी होता है, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, तो ये सब क्या मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड किस नाम से जाना जाता है? वो अभ्रक के नाम से जाना जाता है। ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। अभ्रक के प्रकार देख लीजिएगा, तो आयुर्वेद में रंग के आधार पर अभ्रक 4 प्रकार का माना गया है। पहला है श्वेत अभ्रक। श्वेत अभ्रक का मतलब ये सफ़ेद रंग का होता है, इसका उपयोग थोड़ा सा सामान्य है, मतलब ये कम उपयोगी होता है। अगला है पीत अभ्रक, ये पीले रंग का होता है, इनका औषधीय उपयोग है। अगला है रक्त अभ्रक, ये लाल रंग का होता है, इनका भी उपयोग बहुत कम ही होता है। अगला है कृष्ण अभ्रक, ये काला अभ्रक है, औषध निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे ज़्यादा काले अभ्रक का प्रयोग, हम तो क्या कहते हैं, बहुत दिनों तक केवल यही जानते थे कि अभ्रक केवल काला ही होता है, लेकिन बाद में जब किताबों को पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि नहीं, ये कई रंगों में आता है। तो श्रेष्ठ अभ्रक की पहचान क्या है? एक उत्तम अभ्रक में चमक अधिक हो, परतें आसानी से अलग हो जाएं, मतलब जो इसकी पहचान है, जो इसकी गुणवत्ता है, वो यही है कि इसमें चमक अधिक हो, परतें आसानी से अलग हो जाएं, अशुद्धियां कम हो, अग्नि सहन करने की क्षमता अलग हो। अगर ये सारी चीज़ों को सहन करता है, ये सारी चीज़ों को वहन करता है, तब वो समझ लीजिए कि श्रेष्ठ अभ्रक है, जिसका उपयोग आप जो औषधियों में कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इसका भस्म के रूप में बना करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभ्रक का शोधन क्यों किया जाता है? देखिए, चूँकि अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया था कि चूँकि मिनरल्स जो होते हैं वो हमेशा ज़मीन से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन से मिलते हैं। तो जब ज़मीन से मिलेंगे तो उसमें मिट्टी, पत्थर, धूल और तमाम प्रकार की शुद्धियाँ उसमें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि एकदम साफ़ सुथरा होता है, ले जाइए बस तुरंत उसका उपयोग करना शुरू कर दीजिए। इसलिए औषध बनाने में इसका प्रयोग जो किया जाता है वो बिना शोधन किए नहीं किया जा सकता है, मतलब शोधन के बाद ही किया जाता है। अगला जो है अभ्रक का मारण। शोधन के बाद अभ्रक को बार बार विशेष विधि से संसाधित कर इसकी भस्म बनाई जाती है। तो हमने आप लोगों को बताया कि भस्म बनाने के लिए जो है जब शोधन कर लिया जाता है तो शोधन करने के बाद बार बार इस विशेष विधि से इसको संसाधित कर इसकी भस्म बनाई जाती है, और इसे अभ्रक भस्म कहते हैं, जो क्या कहते हैं, बीमारियों में काम करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको अभ्रक मिल गया, तो अभ्रक मिल जाएगा, तो चूंकि प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने पर उसमें तमाम सारी क्या कहते हैं अशुद्धियाँ जो होती हैं, उन अशुद्धियों को सबसे पहले दूर किया जाता है, अर्थात उसका शोधन किया जाएगा। शोधन करने के बाद फिर उसका मारण किया जाएगा। तो जब मारण किया जाता है उसका, तो इसमें विशेष बार बार क्या किया जाता है, विशेष विधि से उसको संधानित किया जाता है, और फिर उसके बाद उसका भस्म तैयार किया जाता है, जिसको अभ्रक भस्म के रूप में जाना जाता है। अभ्रक भस्म के गुण देख लीजिएगा। ये आयुर्वेद के अनुसार जो अभ्रक भस्म है, ये रसायन होता है, ये बल्य का मतलब ताकत देने वाला होता है, ये आयुवर्धक है, मतलब ये व्यक्ति की उम्र को बढ़ा देता है। अगला ये मेध्य है। चौथा ये अग्निदीपक, अग्निदीपक का मतलब आपकी जठराग्नि को तेज करने वाला होता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करता है, त्रिदोष शामक। तो त्रिदोष शामक का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ, इन तीनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दे,
ये क्या कर दे, वात पित्त और कफ तीनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। ऐसा ये क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण क्या कहते हैं मिनरल्स है, और इससे औषधियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, अगला जो है इसके आगे हम देखते हैं अभ्रक के प्रमुख उपयोग। तो उपयोग पर जब हम चर्चा करते हैं तो अभ्रक भस्म का उपयोग आयुर्वेद में निम्न रोगों में किया। देखिए, हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि जिस हिसाब से आपकी बीमारी होगी उसी हिसाब से आपकी औषधि क्या कहते हैं, आपका आयुर्वेदाचार्य आपके नाड़ी को देख करके, आपके बीमारी को देख करके, आपके शरीर की प्रकृति को देख करके क्या कहते हैं, आपके जो मौसम है उसको देख करके वो औषधियों को चुनता है, औषधियों को क्या कहते हैं, रोगी को प्रोवाइड करता है। तो जो अभ्रक भस्म का उपयोग है ये आयुर्वेद में निम्न रोगों में किया जाता है। सदैव योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में इसका प्रयोग होता है। तो जैसे ये श्वास की बीमारी, किसी आदमी को दमा है उसको दिया जाता है, कास माने खांसी है तो उसको दिया जाता है, पांडु रोग है तो उसको दिया जाता है, क्षय रोग है तो उसको दिया जाता है, क्षय माने टीबी समझिएगा, और पांडु का मतलब पील पाँव मतलब हाथी पाँव जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं। सामान्य दुर्बलता, अगर किसी को सामान्य कमजोरी है तो उसमें दिया जाता है। स्मरण शक्ति की कमजोरी जिसको आ गई है, बार बार चीज़ों को भूल जाता है, तो उसको अभ्रक भस्म दिया जाता है। अगला अग्निमांद में दिया जाता है। ये इतने प्रकार के रोगों में ये दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमेशा ऐसे अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो ऐसा नहीं कि आप इसको मार्केट से खरीद लाए और इसका उपयोग करना शुरू कर दिए। इसके लिए किसी योग्य आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाइए और उनसे इन चीज़ों को बता करके, सलाह मशविरा करके, उसके शरीर की प्रकृति को देख करके, मौसम को देख करके फिर अगर औषध दिया जाए तो इतने प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकता है। मतलब अगर दमा की बीमारी है तो ख़त्म कर देगा, खांसी की बीमारी है ख़त्म कर देगा, पांडु रोग है या टीबी का रोग है, सामान्य दुर्बलता है, स्मरण शक्ति की कमजोरी है, या अग्निमांद है, किसी का मतलब जो जठराग्नि है वो कमज़ोर है तो उस देख करके उसकी पोटेंसी को बढ़ाया जाता है। तो इतने प्रकार का काम करता है ये शरीर में। प्रमुख औषधियाँ जिनमें अभ्रक का प्रयोग होता है, देखिएगा, अभ्रक भस्म, साहस पुट्टी अभ्रक भस्म बनता है, सतपुटी अभ्रक भस्म बनता है, योगेंद्र रस बनता है, विभिन्न रसायन योग बनाते हैं। मतलब जो यहाँ पर प्रमुख औषधियाँ जिनसे अभ्रक, जिसमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, तो भस्म बनाने में अभ्रक का मतलब अभ्रक का भस्म बनाया जाता है। फिर सहस्त्र पुट्टी अभ्रक भस्म यहाँ पर बनाया जाता है। फिर उसके बाद सतपुटी अभ्रक भस्म बनाया जाता है। योगेंद्र रस इससे निर्मित किया जाता है। विभिन्न रस रसायन योग का निर्माण किया जाता है। अभ्रक क्यों महत्वपूर्ण है? चूँकि ये महारस वर्ग का प्रथम द्रव्य है। दूसरा, पारस संस्कार में बहुत उपयोगी है। इससे उत्कृष्ट भस्म बनाई जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। रसायन द्रव्य माना जाता है इसको। अगला, अनेक आयुर्वेदिक योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में कृष्ण अभ्रक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो संभवतः ये जो है, ये जितने भी 5-6 टॉपिक हैं इसको याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है, यह महारस वर्ग का प्रथम द्रव्य है। वो हमने आप लोगों को जो 8 महारस द्रव्य बताए थे, 8 में से ये किस नंबर पर आता है? ये प्रथम नंबर पर आता है। इस बात को याद रखिएगा। पारद संस्कार में उपयोगी, चूंकि हमने आप लोगों को बताया कि ये जो 8 क्या कहते हैं महाद्रव्य हैं, ये सब महारस हैं, महारस द्रव्य हैं। ये सब पारद के साथ मिल जाते हैं बड़ी आसानी के साथ। मतलब पारद के साथ ये योग बनाते हैं, ये बड़ी आसानी के साथ उससे मिल जाते हैं। इससे उत्कृष्ट भस्म बनाई जाती है। चूँकि अगर क्या कहते हैं कृष्ण अभ्रक है तो जो उसका, चाहे वो सहस्पुट्टी बनाइए, चाहे भस्म बनाइए, चाहे सतपुट्टी भस्म बनाइए, मतलब इससे जो भी बनाएंगे उसकी पोटेंसी एकदम बरकरार रहेगी, उसकी ताकत बरकरार रहेगी और वो अच्छी तरीके से रोगों में काम करेगा। रसायन द्रव्य माना जाता है इसको, रसायन द्रव्य माना ही जाता है क्योंकि पारे के साथ भी मिक्स हो जाता है। अगला, अनेक आयुर्वेदिक योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आयुर्वेद में कृष्ण अभ्रक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। देखिएगा, महारस का प्रथम द्रव्य क्या है? अभ्रक है। अंग्रेजी नाम इसका माइका है। सर्वोत्तम प्रकार इसका, चूंकि 4 प्रकार के होते हैं, क्या कहते हैं, सफ़ेद, पीला, लाल और काला, तो इसमें सबसे जो अच्छा होता है वो कृष्ण अभ्रक माना जाता है। प्रमुख औषध इसका अभ्रक भस्म बनाते हैं। इसका मुख्य गुण इसका क्या है? ये रसायन बनाता है, ये बल्य वृद्धि करता है, ये मेद को दुरुस्त करता है। तो प्रमुख उपयोग इसका, अगर किसी को सांस की बीमारी है उसमें काम करता है। कास का मतलब खांसी की बीमारी है उसमें काम करता है। पांडु का मतलब अगर किसी को हाथी पाँव है तो उसमें काम करता है। ठीक है, अगर कोई आदमी शारीरिक रूप से दुर्बल है तो उसमें काम
काम करता है। तो शारीरिक दुर्बलता को दूर करने का, हाथी पांव को दूर करने का, खांसी को दूर करने का और दमा अस्थमा जैसी बीमारियों को दूर करने का काम किसका है? वो अभ्रक का है, अभ्रक भस्म का है, जो औषधि के रूप में शरीर में जाकर के काम करता है। याद रखने योग्य ट्रिक इसका देखिएगा, कृष्ण अभ्रक श्रेष्ठ अभ्रक, अभ्रक भस्म रसायन प्लस बल प्लस दीर्घायु। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कृष्ण अभ्रक जो है इसी को श्रेष्ठ अभ्रक के रूप में जाना जाता है, और जो अभ्रक भस्म होता है ये रसायन प्लस बलवर्धक प्लस दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है। दूसरा महारस जो है ये वैक्रांत है आपका। वैक्रांत में रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना, इसमें जो है आप जब रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो पहला भी आप लोगों ने क्या पढ़ लिया? अभ्रक पढ़ लिया। दूसरा अब आप लोग पढ़ेंगे दूसरा महारस, वो वैक्रांत है। वैक्रांत का परिचय आप लोग देखिएगा। ये जो वैक्रांत है ये वैक्रांत रस शास्त्र में वर्णित 8 महारसों में दूसरा महत्वपूर्ण। पहला कौन था? अभ्रक था, और दूसरा कौन है? वो आपका वैक्रांत है। दूसरा कौन सा है? वैक्रांत जो है ये आपका दूसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? ये दूसरे नंबर पर आता है। यह एक खनिज रत्न माना जाता है। क्या माना जाता है? मिनरल जेमस्टोन माना जाता है इसको। ये प्राचीन आचार्यों ने इसे पारद के संस्कार, रस औषध निर्माण तथा विशेष औषधीय प्रयोगों में के लिए उपयोगी बताया हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, वैक्रांत जो है ये एक तो दूसरे नंबर पर आता है रसशास्त्र में, जो वर्णन है महारसों का उसमें ये दूसरे नंबर पर आता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर है तो महत्व इसका समझ ही रहे हैं कि दूसरे नंबर पर जो चीज़ आई है मतलब पहले से कुछ कम लेकिन और सबसे ज़्यादा, तो दूसरे नंबर पर है तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? ये खनिज रत्न माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? खनिज रत्न माना जाता है। और जो हमारे प्राचीन आचार्य थे, जो आयुर्वेदाचार्य थे, इन लोगों ने पारद के संस्कार, रस औषधि के निर्माण में विशेष औषधीय प्रयोगों के लिए इसको उपयोगी बताया है। किसको? वैक्रांत को। तो आधुनिक विद्वानों ने वैक्रांत की वास्तविक पहचान को लेकर मतभेद है, क्योंकि अधिकांश विद्वान इसको टर्मेलिन क्या बोलते हैं? टर्मेलिन मानते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे क्या मानते हैं? भिन्न खनिज मानते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है, तो चूंकि हमको जो नाम यहाँ पर मिलता है वो टर्मेलिन के नाम से मिलता है, तो इसीलिए वहाँ पर जो ऊपर सारणी हमने बताया था वहाँ पर जब टर्मेलिन नाम लिया हमने तो बताया कि मतभेद है। मतभेद का मतलब कुछ विद्वान इसको टर्मेलिन के नाम से जानते हैं और कुछ विद्वान इसको उससे अलग रखते हैं। तो वैक्रांत शब्द का अर्थ देखिएगा, ये विक्रांत, बी माने विशेष और क्रांत माने शक्तिशाली। मतलब वैक्रांत का मतलब क्या हो गया? वैक्रांत का मतलब क्या हो गया? विक्रांत, विक्रांत। तो इसका मतलब बी का मतलब विशेष गुणों को रखने वाला, और क्रांत का मतलब जो बहुत शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, कठिन कार्य को पार कराने वाला हो, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? क्रांत। तो विक्रांत का मतलब हो गया विशेष रूप से जो शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, कठिन कार्य को पार कराने वाला हो, ऐसे महारस को हम क्या बोलते हैं? वैक्रांत बोलते हैं। अर्थात विशेष शक्ति वाले खनिज को हम क्या बोलते हैं? विशेष शक्ति वाले खनिज को हम क्या बोलते हैं? विक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्रांत। विशेष क्या कहते हैं? शक्ति वाले खनिज को हम क्या बोलते हैं? वैक्रांत बोलते हैं। वैक्रांत की परिभाषा देखिएगा। इसकी परिभाषा का अध्ययन करने के लिए जो खनिज पारद के संस्कार, बंधन तथा रस औषधियों के निर्माण में उपयोगी हों और औषधीय गुणों से युक्त हों उसे वैक्रांत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो खनिज पारद के संस्कार, वहाँ पर अभ्रक का भी क्या कहते हैं? पारद संस्कार था। जो खनिज पारद के संस्कार उसके बंधन तथा रस औषधियों के निर्माण में उपयोगी होते हैं और औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। मतलब जो पारद का संस्कार भी करें, बंधन करें, रस औषधियों का निर्माण करें और क्या करें? औषधीय गुणों से भरे हुए हों, उन्हें वैक्रांत कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें वैक्रांत बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। वैक्रांत का श्लोक आप लोग देखिएगा, रस रत्न समुच्चय में महारसों की सूची में वैक्रांत का उल्लेख मिलता है। कहाँ? रस रत्न समुच्चय में। कहाँ? रस रत्न समुच्चय में महारसों की सूची में वैक्रांत का उल्लेख आप लोगों को देखने को मिलता है। अभ्रकम वैक्रांतम मक्षिकम विमलम तथा शिलाजतु सशयकम चयो चपलम रसकम तथा। मतलब अर्थात श्लोक का अर्थ देखिएगा, इस श्लोक में महारस वर्ग के 8 द्रव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें वैक्रांत क्या है? दूसरा द्रव्य है। आप देखिएगा इस श्लोक में अभ्रकम पहला, वैक्रांतम दूसरे नंबर पर है। कहाँ पर है? दूसरे नंबर पर है। इसलिए इस श्लोक में महारस वर्ग के 8 द्रव्यों का जो वर्णन किया गया है उसमें वैक्रांत किस नंबर पर आता है? वो दूसरे नंबर पर आता है। मतलब अपनी श्रेष्ठता के कारण आता है, अपने क्या कहते हैं महानता के कारण आता है, अपने गुणों के कारण आता है, इसलिए ये सूची में दूसरे
दूसरे नंबर पर आता है। व्याक्रांत के पर्यायवाची आप देखिएगा, व्याक्रांत के रसशास्त्र में विभिन्न ग्रंथों में इसके विभिन्न नाम मिलते हैं। इसको व्याक्रांत भी बुलाते हैं, विक्रांत बुलाते हैं, व्याक्रांतक बुलाते हैं, क्रांतमणि बुलाते हैं और व्याक्रांत रत्न बुलाते हैं। तो इसमें विभिन्न ग्रंथों में पर्यायों में कुछ अंतर मिल सकता है, लेकिन इसका सबका कार्य क्या है? बी का मतलब विशेष, बी का मतलब क्या हो गया? विशेष, और क्रांत का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? शक्तिशाली। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। तो यहाँ पर प्रभावशाली, शक्तिशाली जो भी कुछ हो जाए, वो नाम इनका वही है, क्या कहते हैं, जो जिसकी पोटेंसी बहुत पावरफुल है, इसलिए जो है इसका नाम व्याक्रांत रखा गया है। तो अंग्रेजी, इसका हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक परिचय देख लीजिएगा। संस्कृत में इसको व्याक्रांत बोलते हैं, हिंदी में व्याक्रांत बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको टर्मलाइन बोलते हैं अधिकांश विद्वानों के अनुसार। मतलब ज़्यादातर विद्वान इसको टर्मलाइन के नाम से ही जानते हैं, और आधुनिक पहचान इसकी टर्मलाइन के नाम से है, लेकिन कुछ मतभेद भी इसमें समाहित हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम फ्रिक्वेंटली आप टर्मलाइन कह दीजिए और फिर सारे लोग इसको मानने के लिए बाध्य हो जाएं, तो कुछ मतभेद भी हो सकता है। व्याक्रांत कहाँ पाया जाता है? भारत तथा विश्व के कई क्षेत्रों में समान खनिज पाए जाते हैं। जैसे ये राजस्थान में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, तथा अन्य देशों में भी ये मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही मिलता है, मतलब भारत में भी मिलता है और अन्य देशों में भी ये समान रूप से पाया जाता है। तो राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्यतः व्याक्रांत पाया जाता है। व्याक्रांत के प्रकार आप देखिएगा, रंग के आधार पर ये कई प्रकार के बताए गए हैं। पहला सफ़ेद भी हो सकता है, सफ़ेद मिलता है, पीला मिलता है, रक्त मिलता है, नीला मिलता है, हरित मिलता है, कृष्ण मिलता है। 6 प्रकार के मिलते हैं। मतलब व्याक्रांत कितने प्रकार के मिलते हैं? 6 प्रकार के व्याक्रांत, 6 प्रकार के व्याक्रांत मिलते हैं। ठीक ना, आप लोगों को 6 प्रकार के व्याक्रांत मिलते हैं। मतलब रंग के आधार पर इनको 6 प्रकार का बताया गया है जो मिलते हैं। तो इसमें श्रेष्ठ व्याक्रांत की पहचान, उत्तम व्याक्रांत में चमक अधिक होता है, दरारें कम होती हैं, ये कठोर होता है, रंग स्पष्ट होता है और अशुद्धियाँ कम होती हैं। मतलब जैसे औषधि बनाने के लिए जैसे मिलते ज़रूर 6 प्रकार के हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसी का हम औषधीय प्रयोग करेंगे। तो औषधीय प्रयोग में ये क्या होता है, ये कैसे मानेंगे कि ये श्रेष्ठ है? तो जिसमें चमक ज़्यादा हो, जिसमें दरारें कम हो, जो कठोर ज़्यादा हो, जिसका रंग स्पष्ट हो और अशुद्धियाँ कम हो, तो ऐसे को हम श्रेष्ठ व्याक्रांत के अंतर्गत रखते हैं। इसकी रासायनिक संरचना देखिएगा, तो इसे टर्मलाइन माना जाए तो इसमें सामान्यतया सिलिका मिलता है, एल्युमिनियम रहता है, बोरान है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो इसमें देखिए एक चीज़ और मिक्स हो गया है, बोरान मिक्स हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, बोरान, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें इसमें मिलता है, और इसलिए जो है ये सारे तत्व पाए जाने के कारण इसकी क्षमता, इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है। व्याक्रांत का शोधन, अब शोधन कैसे किया जाता है? औषधीय प्रयोगों से पहले इसका शोधन आवश्यक माना गया है। तो शोधन का उद्देश्य क्या है? जो भी इसमें बाहरी अशुद्धियाँ, भाई जब इसको हम लेकर के आएंगे तो निश्चित है कि इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ, धूल, मिट्टी, गर्दा, क्या कहते हैं, इसमें कुछ ना कुछ कंकर पत्थर, कुछ ना कुछ रहेगा इसमें। तो उन सबसे पहले उन्हीं अशुद्धियों को निकाला जाता है, औषधीय उपयोग के लिए उपयुक्त बनाना। तो जब औषधियों, क्या कहते हैं, जब इसको हम लेकर के आते हैं और इसकी बाहरी अशुद्धियों को हटा देते हैं, तब ये औषधीय उपयोग के उपयुक्त बनता है और दोषों का निवारण करता है। ये ग्रंथों में विभिन्न शोधन विधियां वर्णित हैं। किसमें? ग्रंथों में विभिन्न शोधन विधियां वर्णित हैं, जिनमें द्रव माध्यमों में स्वेदन या क्वेंचिंग जैसी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ग्रंथों में विभिन्न शोधन विधियां वर्णित हैं। कहाँ? ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की शोधन विधियां वर्णित हैं, जिनमें द्रव माध्यमों में स्वेदन या क्वेंचिंग जैसी प्रक्रिया, किसमें? द्रव माध्यमों में, ध्यान दीजिएगा, किसमें? द्रव माध्यमों में स्वेदन या क्वेंचिंग जैसी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। व्याक्रांत का मारण, शोधन के बाद, जब शोधन हो जाएगा तब उसके बाद उसके मारण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो शोधन के बाद उचित प्रक्रियाओं द्वारा इसकी भस्म तैयार की जाती है। ये मारण का उद्देश्य है। मतलब जब शोधन कर लिया जाएगा, शोधन करने के बाद इसका क्या बनाया जाएगा? इसका मारण किया जाएगा। मारण का मतलब होता है मारना, मतलब उसके प्रारूप को चेंज करना। तो इसको किस रूप में चेंज कर देते हैं? मतलब इसको भस्म के रूप में चेंज कर देते हैं। तो जब भस्म बन जाता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है? खनिज को सूक्ष्म बनाना। क्या उद्देश्य है इसका? खनिज को सूक्ष्म बनाना, शरीर में ग्रहण योग्य बनाना और औषधीय गुणों को बढ़ाना। मतलब जो खनिज
हैं उसमें, जो मिनरल्स हैं उसमें, जो चीज़ें उसमें हैं, उसको और सूक्ष्म बनाना, क्योंकि जितना सूक्ष्म रहेगा शरीर आपका उतना अच्छा ग्रह करेगा, उसको ग्रहण करेगा। और जितना क्या कहते हैं वो मोटा रहेगा, दरदरा रहेगा, उतने कम क्या कहते हैं वो मल के साथ बाहर निकल जाएगा, आपका शरीर उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत सूक्ष्मतम कण के रूप में इसको तोड़ा जाता है मारण में, और फिर क्या कहते हैं वो उपयोग के लायक बनता है। शरीर में ग्रहण योग्य बनाना, शरीर में ग्रहण योग्य बनाने का मतलब इसको इतना बारीक कर देना कि आपका शरीर उसको अच्छी तरीके से पचा ले जाए, और इसके औषधीय गुणों को, इसकी पोटेंसी को क्या कर देना और बढ़ा देना। तो वैक्रांत के गुण आप देखिएगा, आयुर्वेदिक वर्णनों के अनुसार वैक्रांत ये क्या करता है, पारद संस्कार में बहुत उपयोगी है ये। मतलब पारद के साथ ये भी मिक्स हो जाता है, पारद के साथ मिक्स हो जाता है ये भी, ठीक ना, क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है पारद के साथ, बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। इसका रसायन गुणयुक्त होता है, ये रसायन गुणयुक्त होता है। अगला ये बलवर्धक है और धातु पोषक है। क्या है, बलवर्धक और धातु पोषक माना गया है इसको। वैक्रांत का उपयोग देखिएगा, शोधन एवं मारण के बाद योग्य आयुर्वेदाचार्य की देखरेख में इसका उपयोग विभिन्न रस योगों तथा पारद संबंधी प्रक्रियाओं में किया जाता है। क्या किया जाता है, शोधन एवं मारण के बाद, शोधन एवं मारण के बाद योग्य आयुर्वेदाचार्यों की देखरेख में इसका उपयोग विभिन्न रसयोगों तथा पारद संबंधी प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। तो वैक्रांत का उपयोग समझिएगा, जब सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले मान लीजिए वैक्रांत आपके पास है तो सबसे पहले आप उसका शोधन करेंगे, शोधन करने के बाद उसका विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा मारण करेंगे, मारण करने के बाद मतलब मारण करने का मतलब उसको भस्म के रूप में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपके पास आयुर्वेदाचार्य है उसकी देखरेख में इसका उपयोग विभिन्न रस योगों तथा पारद संबंधी प्रक्रियाओं में किया जाता है। वैक्रांत से बनने वाली औषधियाँ माने वैक्रांत भस्म बनेगा, विभिन्न रस योग में प्रयोग होता है, और पारद संस्कार संबंधी योग में किया जाता है। वैक्रांत क्यों महत्वपूर्ण है, यह महारस वर्ग का दूसरा द्रव्य है। किसका, महारस वर्ग का दूसरा द्रव्य है। पारद के संस्कार में सहायक माना जाता है, रस औषधियों के निर्माण में उपयोगी होता है, शोधन और मारण के बाद औषधीय रूप से प्रयुक्त होता है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य इसका देख लीजिएगा, महारस क्रम में ये दूसरे नंबर पर आता है। इसका आधुनिक पहचान टर्मेलिन के नाम से जाना जाता है, और तमाम विद्वानों ने इस पर मतभेद प्रदर्शित किए हैं। तो इस पर बिल्कुल बहस मत करिएगा, बस जैसे लिखा है ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत बहस करने पर टाइम खराब जाएगा। तो उपयोग इसका क्या है, पारद संस्कार एवं रसौषधि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, पारद संस्कार और रसौषधि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। औषधीय रूप इसका वैक्रांत भस्म के रूप में होता है। इसकी विशेषता कठोर एवं चमकीला खनिज होता है। ये तीसरा जो है ये महारस, जिसको माक्षिक बोलते हैं, ये भी रसशास्त्र और भैषज कल्पना में जो है ये तीसरे नंबर पर आता है। तो इसका माक्षिक का परिचय देखिएगा, माक्षिक रस शास्त्र में वर्णित 8 महारसों में से तीसरा प्रमुख खनिज द्रव्य है। यह एक सल्फाइड खनिज है, मतलब सल्फाइड मिनरल्स है, जिसका उपयोग पारद के संस्कार, भस्म निर्माण तथा अनेक रस औषधि के निर्माण में किया जाता है। आयुर्वेद में माक्षिक का शोधन और मारण करके माक्षिक भस्म बनाई जाती है, जो अनेक रोगों में उपयोगी होता है। इस बात को समझिए, जैसे अभ्रक पहले नंबर पर, वैक्रांत दूसरे नंबर पर, माक्षिक कितने नंबर पर, माक्षिक जो है ये तीसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, ये तीसरे। किसमें, रसशास्त्र में जो वर्णित 8 महारस हैं उसमें ये माक्षिक तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन प्रमुख खनिज द्रव्य के रूप में है ये। यह एक सल्फाइड खनिज होता है, जिसका उपयोग पारद के संस्कार, भस्म निर्माण तथा अनेक रस औषधि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में माक्षिक का शोधन, मारण करके माक्षिक भस्म बनाई जाती है, जो अनेक रोगों में उपयोगी होता है। क्या बनाई जाती है, इसका माक्षिक भस्म बनाया जाता है। कैसे, शोधन और मारण करने के बाद माक्षिक भस्म बनाया जाता है, जो अनेक रोगों में उपयोगी होता है। इसका माक्षिक शब्द का अर्थ देखिए, मक्षिका का मतलब मधुमक्खी होता है। इस शब्द में माक्षिक, इसी शब्द से माक्षिक बना हुआ है। इस खनिज का रंग कैसा होता है, मधुशहद के रूप में या मधुमक्खी के समान सुनहरा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम माक्षिक पड़ा। चूँकि देखिए हमारे संस्कृत भाषा में मक्षिक का मतलब वो मक्खी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मक्खी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर माक्षिक का मतलब यहाँ पर मधुमक्खी से है। तो मधुमक्खी इसलिए कहा गया इसको, क्योंकि या तो ये शहद के रूप में दिखाई पड़ता है, मतलब जैसा शहद दिखाई पड़ता है वैसा दिखाई पड़ता है ये, या मधुमक्खी के समान सुनहरा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसीलिए इसका नाम माक्षिक पड़ा। तो माक्षिक की परिभाषा देखिएगा, जो ताम्र
कॉपर, लौह, आयरन एवं गंधक, सल्फर युक्त खनिज हो तथा शोधन मारण के बाद औषधि के रूप में प्रयोग किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? इसको माक्षिक कहते हैं। मतलब इसमें कॉपर भी होता है, इसमें आयरन भी होता है और इसमें सल्फर भी होता है। इसमें तीनों होते हैं। क्या होते हैं? कॉपर, लोहा और क्या कहते हैं? सल्फर, तीनों होते हैं इसमें। ये तीनों से युक्त खनिज होता है जो शोधन और मारण के बाद क्या होता है? औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे माक्षिक कहते हैं। इसका श्लोक क्या है? अभी जो हमने रसरत्न समुच्चय में जो श्लोक अभी उपरोक्त में पढ़ा, अभ्रकम वैक्रांतम मक्षिकम, तो ये मक्षिकम तीसरे नंबर पर है। किस पर है? तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर जब आप इसको देखेंगे तो ये महारस वर्ग का ये तीसरा द्रव्य जो है वो माक्षिक है। माक्षिक की पर्यायवाची इसको हम मक्षिक भी कहते हैं, स्वर्ण माक्षिक कहते हैं, तापीज बोलते हैं, धातु माक्षिक बोलते हैं या कनक माक्षिक बोलते हैं। देखो, कनक माने सोना, कनक मान मतलब क्या होता है? सोना। इसलिए कि वहाँ पर मधुमक्खी कैसी होती है? सुनहरी होती है। कैसी होती है? सुनहरी होती है, मतलब हल्की पीली होती है। ठीक है। धातु माक्षिक इसलिए बोलते हैं चूँकि ये धातु के रूप में मिलवे करता है, इसलिए बोलते हैं इसको। स्वर्ण माक्षिक, वही स्वर्ण का मतलब सोने जैसा पीलेपन, और माक्षिक का मतलब मधुमक्खी से संबंध ये है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये इनके पर्यायवाची हैं जो विभिन्न नामों से विभिन्न रसशास्त्रों में दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न ग्रंथों में पर्यायों में थोड़ा अंतर मिल सकता है। हाँ, ये अलग की बात है कि अन्य रस ग्रंथों में इसका अलग अलग नाम हो सकता है, अन्य ग्रंथों में अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन जो इसका सबसे प्रचलित नाम है वो माक्षिक ही है, क्योंकि ये महारस शास्त्र का ये 8वां के तीसरे नंबर पर आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अगला हिंदी अंग्रेजी नाम इसका देखिएगा। संस्कृत में माक्षिक बोलते हैं, हिंदी में भी माक्षिक बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉपर आयरन पायराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर आयरन पायराइट। चूँकि इसमें कॉपर, आयरन और सल्फर तीनों पाया जाता है, और ये तीनों पायराइट, मतलब ये कॉपर आयरन पायराइट बोलते हैं इसको। स्वर्ण माक्षिक के संदर्भ में इसका नाम है। आधुनिक नाम इसका कैल्को पायराइट। क्या बोलते हैं? चाल्को पायराइट, मतलब कैल्को पायराइट बोलते हैं इसको। माक्षिक के प्रकार रसशास्त्र में मुख्यतः 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला स्वर्ण माक्षिक, मतलब ये सुनहरा पीले रंग का होता है। दूसरा सर्वोत्तम माना जाता है। तीसरा औषध निर्माण में अधिक उपयोगी माना जाता है इसको। इसकी आधुनिक संरचना आप देखिएगा, ये CuFeS2 क्या है? सूत्र इसका CuFeS2। तो Cu का मतलब यहाँ पर कॉपर से हो गया। किससे हो गया? कॉपर से हो गया। Fe का मतलब आयरन से हो गया। किससे हो गया? आयरन से हो गया। और S2 का मतलब यहाँ पर सल्फर। किससे हो गया? सल्फर। तो मतलब ये कॉपर आयरन सल्फर, तो इसीलिए इसको कॉपर आयरन पायराइट के नाम से इसलिए जानते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर मतलब तांबा, लोहा और सल्फर तीनों चीज़ें इसमें मिक्स हैं, इसलिए इसको कॉपर आयरन सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है रजत मक्षिका। रजत मक्षिका माने सफ़ेद या हल्का धूसर रंग का होता है, औषधीय उपयोग अपेक्षाकृत कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप लोगों को स्वर्ण माक्षिक दिखाई पड़ रहा है, स्वर्ण माक्षिक इसका औषधीय उपयोग ज़्यादा है। औषधीय उपयोग इसका क्या है? ये ज़्यादा होता है इसका। और क्या कहते हैं, जो रजत वाला है, क्या कहते हैं, रजत माक्षिक जो है ये हल्का सफ़ेद या धूसर कलर का होता है, लेकिन इसका औषधीय गुण बहुत ज़बरदस्त होता है। उत्तम माक्षिक की पहचान क्या है? एक उत्तम माक्षिक, इसकी चमक सुनहरी होती है, ये भारी होता है, इसके चिकनाई दिखाई देती है, इसमें अधिक मिट्टी या पत्थर नहीं मिले हों, तो टूटने पर भीतर भी चमकीला दिखाई पड़े, तो समझ लीजिए कि ये उत्तम है, मतलब ये औषध निर्माण करने के योग्य है। और अगर चमक कम है, क्या कहते हैं, उतना ताकतवर नहीं है, तो ये जो है क्या कहते हैं, उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, माक्षिक कहाँ पाया जाता है? भारत में मुख्यतः ये राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में पाया जाता है। इसका रासायनिक संगठन देखिएगा, विशेषकर स्वर्ण माक्षिक में इसमें क्या कहते हैं, कॉपर जिसको आप तांबा बोलते हो, लोहा, आयरन जिसको आप बोलते हो, गंधक, सल्फर मिला होता है। मुख्य रूप से पाए जाते हैं CuFeS2 के नाम से जाना। इसका शोधन कैसे किया जाता है? इसकी अशुद्धियों को हटाया जाता है, इसकी विषाक्तता को कम किया जाता है, औषधीय गुण को बढ़ाया जाता है। रसशास्त्र में विभिन्न विधियां वर्णित हैं। क्या? नींबू रस, कांजी या अन्य उपयुक्त द्रव्यों में भावना दिया जाता है। स्वेदन, उबालना या पकाना आदि किया जाता है इसके साथ में। इसका मक्षिका का मारण, जब शोधन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो बार बार संधानित कर उसको माक्षिक भस्म के रूप में तैयार किया जाता है। क्या? माक्षिक भस्म के रूप में तैयार किया जाता है। ये खनिज सूक्ष्म हो जाता है।
शरीर द्वारा ग्रहण करने में जितना सूक्ष्म रहेगा उतने बढ़िया वो जो है आपका शरीर उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, औषधीय उपयोग के लिए उपयुक्त बनता है ये। इसका आयुर्वेद में गुण, ये रसायन होता है, ये बल वृद्धि करने वाला होता है, अग्निदीपक होता है, ये धातु पोषक होता है और रक्तवर्धक होता है। इतनी सारी क्वालिटीज इसमें होती हैं जो रोगियों पर विभिन्न प्रकार का काम करती हैं। इसके प्रमुख उपयोग देखिएगा, माक्षिक के प्रमुख उपयोग। तो योग आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में माक्षिक भस्म का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी आदमी को पांडु रोग, एनीमिया का रोग है, या अग्निमांद है, या प्रमेह है, या सामान्य दुर्बलता है, या कुछ यकृत संबंधी विकार हैं, तो उस आदमी को ये औषधियाँ दिया जाता है। माक्षिक से बनने वाली प्रमुख औषधियाँ स्वर्ण माक्षिक भस्म है, माक्षिक भस्म है, विभिन्न रस योग हैं। माक्षिक क्यों महत्वपूर्ण है? यह महारस वर्ग का तीसरा द्रव्य है। ताम्र एवं लौह दोनों प्रकार का स्रोत इसमें है। पारस संस्कार में बहुत उपयोगी है। इससे बनने वाली भस्म आयुर्वेद में महत्वपूर्ण मानी जाती है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण देखिएगा, महारस के क्रम में तीसरे नंबर पर आता है। श्रेष्ठ प्रकार इसका स्वर्ण माक्षिक है। आधुनिक नाम इसका कैल्कोपायराइट है। रासायनिक सूत्र इसका CuFeS2 है। मुख्य तत्व इसमें कापर, आयरन और सल्फर पाया जाता है। प्रमुख औषध इसका स्वर्ण माक्षिक। तो यहाँ तक आज हमने आप लोगों को माक्षिक तक पढ़ाया है। एक बार पुनः आप लोगों को ये UPSSC की जो आप लोगों का वैकेंसी चल रहा है आयुर्वेद फार्मासिस्ट का, इसमें आप लोगों को हम लोग वीडियोज, PDF, क्या कहते हैं, MCQs और डेली टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को सफल कराने के लिए बिल्कुल उद्यत हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इस क्लास को देखते रहें, हमारे साथ जुड़ें और अत्यधिक लाभ प्राप्त करें।